हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट क्लास 11th का ये हम करने वाले हैं अब जर्नल। इससे पहले हमने सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट ये भी देखा था और देखा था हमने वाउचर, किस तरीके से वाउचर बनाया जाता है। ठीक है, तो बेसिस जो भी था हमारा सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट और वाउचर वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोगों को करना है जर्नल। जो जर्नल है ना, ये अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग प्रोसेस इसको कहा जाता है और रिकॉर्डिंग प्रोसेस ये सबसे पहला एक अकाउंटिंग प्रोसेस है। अब जर्नल एंट्री किस तरीके से बिजनेस में की जाती है ना, वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर हम इस टॉपिक में अपनी इस क्लास में जितनी भी सभी एंट्रीज़ हैं वो सारी यहाँ पर कवर कर लेंगे, लेकिन इसके ऊपर जो भी हमारे क्वेश्चंस होंगे या एग्जाम्पल जो रहेंगे हम उसको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से और समझ लेंगे। तो जितनी भी सारी एंट्रीज़ हैं, हर तरीके की एंट्री आपकी सारी इसी क्लास में आज कवर हो जाएगी। ये वीडियो आप लोगों को स्किप नहीं करना है, पूरा अच्छे से देखना है और समझना है। फर्स्ट नंबर पर आता है कि डेफिनेशन एक्चुअली में जर्नल है क्या। जर्नल एक एंट्री प्रोसेस है जिसके अंदर हम हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। इसका मतलब एक बिजनेस फर्म के अंदर जो भी अकाउंटेंट है वो जो भी उसके पास एविडेंस हैं, ठीक है, सोर्स डॉक्यूमेंट थे, उनके बेस पर सारी की सारी एंट्री रेगुलर बेसिस पर जर्नल में करता है। जर्नल को हिंदी में वैसे डेली रूटीन की एक बुक कहा जाता है जिसके अंदर सारी एंट्रियों को हम एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं, तो उसी को हम जर्नल कहते हैं। अब जर्नल तो वो हो गया, लेकिन वो एंट्री किस तरीके से की जाती है वो मेन मैटर है समझने का। ठीक है, जर्नल की सिर्फ यही है कि ये एक फर्स्ट बुक है जिसके अंदर ट्रांजैक्शन को ना बिजनेस की रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, यूनिट आर रिकॉर्डेड कॉल्ड जर्नल। हेयर द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जब आप इसको बना लेंगे ना तो आप डेफिनेशन इसकी बनाकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, इन ऑर्डर विच दे अकर, मतलब जिस ऑर्डर में कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन जब भी होती है जिस डेट पर होती है उसी डेट पर उसको रिकॉर्ड कर लो, उसको स्किप ना करते उसको तुरंत रिकॉर्ड कर लिया जाए। ईच रिकॉर्ड इन जर्नल इज कॉल्ड द एंट्री। तो जितनी भी हम ट्रांजैक्शन लिखते हैं ना उन्हीं को एंट्री कहते हैं। ठीक है, किस टाइप की ट्रांजैक्शन आप समझ पा रहे होंगे, जैसे कि हमने कोई कैश सेल किया है, परचेज किया है, सैलरी पे किया है, इंटरेस्ट पे किया है, कमीशन पे किया है, रेंट रिसीव, रेंट पे, इस तरीके की जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है ना सभी को बिजनेस में हम लोगों को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, एक अकाउंटेंट को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो क्या लिखा है, एज द जर्नल इज द फर्स्ट बुक इन विच द एंट्री इज रिकॉर्डेड, इट इज ऑल्सो नोन एज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। हम इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। तो आपके सामने जो भी ये एंट्रीज दी हुई हैं या डेफिनेशन दी है उनको अच्छे से आप रिकॉर्ड करो, समझो। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आपका ना ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आपका जो कोर्स 1 साल का है ना, वो 1 साल वाला कोर्स आपका सिर्फ 1.5 से 2 महीने में ही ख़त्म हो जाएगा। फॉर्मेट ऑफ जर्नल, अब किस फॉर्मेट में हम जर्नल को लिखते हैं वो फॉर्मेट हमारे पास है। देखो, सबसे पहले फॉर्मेट में क्या होता है, सबसे पहले लिखा होता है डेट, एक डेट का कॉलम रहता है, उसके बाद कॉलम आता है पर्टिकुलर का। ठीक है, तो जब हम एग्जाम्पल करेंगे ना उसमें प्रॉपर तरीके से देखेंगे कि ये डेट का कॉलम है, ये पर्टिकुलर का कॉलम है। उसके बाद होता है LF, क्या बोलते हैं इसको, लेजर फोलियो। तो लेजर फोलियो का क्या मेन रोल है यहाँ पर, उसको भी अच्छे से समझना है हम लोगों को कि जो लेजर फोलियो होता है ना एक्चुअल में ये क्या है, इसके बाद बनाए जाते हैं लेजर्स यानी अकाउंट। अब जब वो अकाउंट बनाए जाते हैं तो ये एंट्रीज देखकर क्या होती है, उन अकाउंट्स में जाती है। उसके बाद वो अकाउंट्स की एंट्री कहीं और आगे जाती है। तो एंट्री क्या होती है, यहाँ पर है, फिर उसके बाद कहीं और जाती है, वहाँ से देख के कहीं और। तो एक्चुअल में क्या है, ये एंट्री जहाँ पर जाएगी, जिस पेज पर जाएगी उसका पेज नंबर यहाँ आता है। ठीक है, तो उसको लेजर फोलियो कहते हैं। लेजर मतलब जो अकाउंट्स होते हैं, फोलियो मतलब वो पेज जो है उसका, उस पेज। अमाउंट क्या है, डेबिट क्या अमाउंट है और क्रेडिट क्या अमाउंट है। तो वैसे क्या होता है, टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट दोनों का बैलेंस क्या रहता है, इक्वली होता है। ठीक है, ये इक्वली रहेगा, अमाउंट कभी चेंज होता नहीं है ऐसे। तो आप लोगों ने ये देख लिया है। बाकी नीचे जो ये बता रखा है डेबिट क्रेडिट क्या होता है, मीनिंग लेजर फोलियो का। आगे देखते हैं। देखिए, अब जो जनरल एंट्री होती है एक्चुअल में जो भी हम जनरल में करते हैं वो किस टाइप की होती है, मैं सिर्फ एक जनरल एंट्री आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। सपोज आपने रेंट पे किया
तो क्या लिखते हैं हम उसको, रेंट अकाउंट डेबिट। किसने रेंट पे किया है, ये रेंट आपने नहीं पे किया है, वैसे ये XYZ कोई कंपनी है, ठीक है, कोई फर्म है और आप उसमें अकाउंटेंट हो, ठीक है, और ये इसका ओनर है। ये बात हम हर बार करते हैं, बार बार इसी तरीके की। अब क्या है कि जब इस फर्म का रेंट पे किया गया है, ठीक है, इस फर्म का कितना रेंट है, वहाँ का जो भी स्पेस है, तो रेंट जो पे किया होगा हमने, सपोज ₹8,000 पे किया हमने, राइट, ₹8, तो हम लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट और पेमेंट हमने कर दी है कैश, तो एंट्री होती है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और 8,000। ऊपर वाली एंट्री को हम डेबिट कहते हैं, ठीक है, ऊपर वाली एंट्री को डेबिट कहते हैं। चलिए इस चीज़ को एक बार हम अपने फॉर्मेट में भी देख लेते हैं कि फॉर्मेट में क्या होनी चाहिए एंट्री। देखिए ये फॉर्मेट है, वैसे अभी इसकी पूरी लाइनें हमने नहीं ड्रॉ की है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस फॉर्मेट में अपनी डेट लिख लेंगे कि डेट क्या है। देखो यहाँ लिख लेते हैं, सपोज इसकी डेट है, आज कितनी तारीख है लिख लेते हैं, या जो भी डेट आपकी ट्रांजेक्शन की होगी वो डेट लिख लेंगे कि ठीक है 2023 ऐसे लिखते हैं इसको, और सपोज मार्च, ठीक है, जो भी डेट है आपकी मार्च 17, तो हमने लिखा 2023 मार्च 17, इस तरीके से लिखा। पर्टिकुलर में लिखा जाता है इसमें कि पर्टिकुलर का मतलब क्या है, डिटेल, ठीक है, ट्रांजेक्शन की क्या डिटेल है, विवरण क्या है उसका, तो हमने एंट्री दी है ये, तो एक फॉर्मेट में हमने लिख लेते हैं यहाँ पर रेंट अकाउंट डेबिट, उस टाइम पर लिखते हैं हम यहाँ पर रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये लिख दिया हमने डेबिट। टू नीचे करके लिखेंगे पेमेंट कैश गई है तो कैश, बैंक से गई है तो बैंक। साथ में हम लोगों को ना नीचे रीज़न भी देना पड़ता है कि ये एंट्री क्यों की गई है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये रीज़न कहते हैं या कह देंगे नरेशन, तो क्या लिखेंगे बीइंग द अमाउंट, ठीक है, ऑफ रेंट, बीइंग द अमाउंट ऑफ रेंट इज़ पेड, मतलब जो भी रीज़न है आप लोगों को लिख देना है, या फिर ज़्यादा डिटेल में ना लिख के, कि आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं रेंट पेड इन कैश, ठीक है, बीइंग रेंट पेड इन कैश, जो भी आपको लिख। अब अमाउंट हमारा कितना था 8,000, तो हमने यहाँ लिख लिया। तो प्रॉपर फॉर्मेट तो इसका ये रहेगा, ऊपर वाला अमाउंट डेबिट है, डेबिट के सामने नीचे वाला क्रेडिट, तो इसी तरीके से एंट्री होगी। अब नेक्स्ट मंथ जो भी हमारी नेक्स्ट डे की एंट्री होगी, या उसी डे पर जो भी नेक्स्ट एंट्री होगी, वो हम लोगों को लिखनी है। तो फॉर्मेट आपने देखा ये है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कई बार जल्दी पूरे फॉर्मेट में ना दिखा करके बच्चों को समझाने के लिए फटाफट जल्दी यहीं पर लिख लेते हैं। तो ये इस तरीके से एंट्री हम लोगों को करनी है। अभी हम इसको हटाते हैं यहाँ से और समझते हैं कि एंट्रीज जो भी होंगी वो सारी की सारी इसी क्लास में आपकी कवर हो जाएगी, लेकिन फिर अमाउंट के साथ जो भी अमाउंट होगा वो एंट्री हम लोगों को नेक्स्ट क्लास में करनी है, जो भी एग्जाम्पल हमारे होंगे विद अमाउंट, ठीक है। और एग्ज़ाम में तो क्या होता है 4-5 एंट्री, 5-6 एंट्री इस तरीके से पूछी जाती हैं, जो भी इम्पोर्टेंट एंट्री होती है वो भी। तो आप लोगों को हर तरीके की एंट्री करना आना चाहिए, ठीक है। तो बहुत इजी टॉपिक है, लगभग 80% एंट्री मानिए आप बिल्कुल आसान होती है, 20% एंट्री है जो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी वहाँ पर ज़्यादा। अब बात हो रही है कि टाइप्स ऑफ एंट्री की, एंट्री के कितने तरीके से ये टाइप्स हैं। तो टाइप्स में डिवाइड करेंगे तो एक तो हो गया सिंपल एंट्री, तो ये एंट्री जो हमने की ना अभी, हम इसको कहेंगे सिंपल एंट्री है। ये हमारे पास इतना स्पेस है, हमने लिख लिया ये एंट्री सिंपल एंट्री है, ठीक है। सिंपल इसलिए क्योंकि इसका एक पार्ट ऊपर डेबिट है और एक क्रेडिट है। कई बार एंट्री में क्या होता है 2 पार्ट डेबिट होते हैं, यानी 2 अकाउंट डेबिट होते हैं और 1 अकाउंट क्रेडिट होता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। या ये भी हो सकता है, ठीक है, ऊपर 2 एंट्री हो, नीचे ऊपर भी 2 हो, नीचे भी 2 हो, ऐसा मिक्सअप हो सकता है, तो उसको हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं। तो ये तो सिंपल एंट्री थे, तो इट इज़ दैट एंट्री इन विच ओनली 2 अकाउंट्स आर इफेक्टेड। 2 अकाउंट इफेक्ट करते हैं, जहाँ पर ये कर रहा है अकाउंट इफेक्ट, एक डेबिट में और एक क्रेडिट में, ये हो गया। कंपाउंड एंट्री में क्या हो गया, हो सकता है 2 अकाउंट डेबिट हो, 2 और एक ही अकाउंट क्रेडिट हो, ठीक है। या फिर इसको लिख भी सकते हैं हम, ठीक है। कैसे लिख लेते हैं, देखिए ऐसे लिख लेते हैं, हमने फर्नीचर परचेज किया तो लिख लिया फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर। और एक एंट्री मैंने साथ में और लिख दिया कि हमने मशीनरी भी परचेज की है, राइट। तो ये फर्नीचर भी परचेज किया और मशीनरी भी परचेज किया, और मैंने लिख दिया यहाँ पर इसको डेबिट, ठीक है। अब इसकी पेमेंट हमने की है कैसे, बैंक, बाय बैंक, बैंक से पेमेंट कर दी। बैंक से कैसे, चेक दे दिया होगा। तो अब अमाउंट ऊपर का जो भी है, ठीक है, जो भी अमाउंट है 20,000 है फर्नीचर, और मशीनरी हमारी फिर 30,000 है। इट मीन्स हमने टोटल मिला के 50,000 के अमाउंट का
पेमेंट कर दिया बाय बैंक। तो नरेशन में तो यहाँ लिख लेंगे बीइंग द मशीनरी एंड फर्नीचर इज आर परचेज, ठीक है, बाय चेक। अब हमने बाय चेक पेमेंट कर दिया इसलिए राइट, तो ये हो गया, या पेमेंट मेड बाय बैंक। तो ये हो गई दूसरी एंट्री। हम इसको एंट्री को कहेंगे कंपाउंड, बिकॉज 2 एंट्री ऊपर डेबिट है और नीचे क्रेडिट है। ऐसा भी हो सकता है कि नीचे 2 एंट्री हो, ऊपर एक सिंगल एंट्री हो, उसी को कंपाउंड एंट्री कहा गया है। क्या लिखा है, इट इज़ दैट एंट्री इन विच मोर देन 2 अकाउंट्स, 2 से ज़्यादा अकाउंट क्या होते होंगे, इन्वॉल्व होते होंगे। 2 से ज़्यादा है क्योंकि यहाँ 1 2 3 टोटल 3 अकाउंट है, और 2 अकाउंट से ज़्यादा इन्वॉल्व हों तो कैसे, कंपाउंड एंट्री कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू सिंगल कंपाउंड एंट्री और डबल कंपाउंड एंट्री, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। तो सिंगल कंपाउंड एंट्री इसने किसको कहा गया कि नीचे तो एक सिंगल एंट्री हो और ऊपर ज़्यादा हो, इसलिए कहा है। तो सेवरल सिंगल कंपाउंड एंट्री में क्या है कि सेवरल अकाउंट्स आर टू बी डेबिट, मतलब डेबिट में बहुत सारे अकाउंट हों, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, नीचे सिर्फ एक ही हो, ठीक है। और क्या हो सकता है, नीचे वाली एंट्री में क्रेडिट साइड में 2 से ज़्यादा अकाउंट हों या 2 हों, ऊपर सिर्फ डेबिट में एक ही हो, तो उसको हमने क्या किया, सिंगल कंपाउंड एंट्री उसको कहा गया है, राइट। तो ये हो गया था। अभी आ जाते हैं हम, ओपनिंग एंट्री भी होती है, ये भी जनरल एंट्री ही है सभी। तो ये वाली जनरल एंट्री में क्या है, ओपनिंग एंट्री किस तरीके से होती है, जब हमारा पूरा साल ख़त्म हो जाता है तो लास्ट में जो भी बैलेंस बचता है ना, वो सारा बैलेंस हम नेक्स्ट ईयर में ले जाते हैं। तो उसके लिए जब नेक्स्ट ईयर में वो सारा अमाउंट जाता है ना, तो एक एंट्री हम पास करते हैं, जनरल एंट्री बिल्कुल स्टार्टिंग में, उसी को हम कह देते हैं क्या है कि ये हमारी ओपनिंग एंट्री है। क्योंकि जब हम नेक्स्ट ईयर में जाते हैं ना, तो उस टाइम पर जितना भी हमारे पास डेबिट या क्रेडिट 2 ही तरीके का बैलेंस होता है हमारे अकाउंटों में, 2 तरीके, जैसे फर्नीचर कितना बचा है, मशीन कितनी बची है, तो डेबिट बैलेंस है उन सभी का। और जो क्रेडिट है, जैसे लोन कितना पे करना है, क्रेडिटर्स कितने हैं, ठीक है, या फिर कैपिटल में कितना बैलेंस है, तो वो क्रेडिट बैलेंस हो गए। तो सारे डेबिट बैलेंसों को डेबिट कर दो और सभी क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट कर दो, तो टोटल साइड दोनों का इक्वल रहेगा, तो उसी को हम कह देते हैं ओपनिंग एंट्री। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, आगे की एंट्रियाँ प्रोसेस में ले लेते हैं जो भी सभी होती हैं। तो सबसे पहले ओपनिंग एंट्री इसी को कहते हैं। तो यही लिखा है, द एंट्री पास टू रिकॉर्ड द क्लोजिंग बैलेंसेज, जो क्लोजिंग बैलेंस थे हमारे टू द प्रीवियस ईयर इज कॉल्ड द ओपनिंग एंट्री। तो हम उसी को नेक्स्ट ईयर में ले जाते हैं। वाइल पासिंग एन ओपनिंग एंट्री, जब हम ओपनिंग एंट्री करते हैं तो सारी एसेट्स को डेबिट करते हैं, सारी लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट करते हैं। तो ये हमारा था थ्योरेटिकल पार्ट, थोड़ा सा कि इसके बारे में कि एक्चुअल में था क्या जनरल एंट्री, लेकिन फिर भी जो इसमें मेन पार्ट है वो यही है कि जो हमें अब ट्रांजैक्शन जो भी एंट्री है हर एक तरीके की, कि फर्नीचर खरीदा क्या एंट्री होगी, मशीनरी खरीदी क्या एंट्री होगी, लेकिन इस क्लास में सबसे जो मेन बात है वो ये है कि यहाँ पर जो सारी एंट्री है ना, सबको अलग अलग करके समझ रहे हैं। जैसे कैश वाली एंट्री को एक साथ ले लिया है, एसेट्स वाली एंट्री को सभी को एक साथ ले लिया है, ठीक है। तो इसलिए हमने सभी को क्या कर लिया, अलग अलग कैटेगराइज कर लिया, तो इसको समझने में ना आप लोगों को ईजी रहेगा। तो सबसे पहले एंट्री जो हमारी दी हुई हैं वो किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू कैश। आप देखें क्या लिखा है कि ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स से रिलेटेड सभी एंट्री हमारे पास अभी सबसे पहले दी हुई हैं। तो सबसे पहले जो एंट्री दी हुई है कौन सी दी हैं, रिलेटेड टू गुड्स। तो देखो सबसे पहले आगे हम गुड्स परचेज फॉर कैश, अगर हमने माल खरीदा है नगद तो एंट्री क्या होगी, ये हम लोगों को देखना है। तो स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा स्पेस हम लोग कर लेते हैं एक बार, फिर इसको आगे समझ लेते हैं। ये जो सभी एंट्री है ना, ये गुड्स से रिलेटेड हैं। गुड्स कितना खरीदा, गुड्स कितना बेचा, गुड्स कितना जल गया, गुड्स कितना चोरी हो गया, गुड्स मतलब माल, ठीक है। तो माल के ऊपर जो भी हैं वो सभी एंट्री हमारी हैं, जो भी हमारा प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड सभी एंट्रीज हैं। फर्स्ट नंबर पर लिखा है कि गुड्स परचेज फॉर कैश, नगद माल खरीदा गया तो एंट्री क्या होगी, यहाँ पर दिया है, मैं आपको समझाते हुए चलता हूँ, ठीक है, अच्छे से इसको नोट कर लेना। फर्स्ट नंबर पर दिया था जैसे कि गुड्स अगर हमने खरीदा है, तो जब आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा या बुक में जो भी क्वेश्चन है साथ में अमाउंट भी दिया होगा, तो अमाउंट यहाँ पर नहीं लिखा है। गुड्स जब भी खरीदा होगा हमने तो एंट्री हमेशा होती है परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, डेट तो लिखते हैं हम जैसा भी बताया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, इस तरीके से एंट्री लिखी जाती है। और आपको फॉर्मेट में पूरा तो नहीं बता पाऊंगा अभी मैंने सिर्फ थोड़ा सा फॉर्मेट वाइज लिखने की कोशिश कर लिया, देखो ऐसे, ठीक है। ये साथ में एक एलएफ का कॉलम था, याद होगा आपको, ठीक है, और एक डेट का भी कॉलम था, चलो इतना लिख लिया है।
तो ये एंट्री थी, यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा XYZ जो भी अमाउंट होगा, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिट और टू कैश। साथ में नरेशन भी लिखते हैं, बीइंग गुड्स परचेज, ठीक है, माल खरीदा गया, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, नगद। चलिए ये अमाउंट यहाँ पर लिखने के बाद सेकंड एंट्री आ जाएगी, मतलब डेट नेक्स्ट डाल के एंट्री लिख लेंगे हम सेकंड। तो सारी एंट्री आप समझते थे। अब देखो ये एंट्री ऐसा क्यों हुई है ना, ये हमें समझना है। जब हमने माल खरीदा है, हमारे पास गुड्स आया, तो गुड्स आया जो है ना, तो यहाँ पर ये जो दोनों अकाउंट हैं, देखो ये वाला जो अकाउंट है ये है माल आया यानी स्टॉक, ठीक है, स्टॉक यानी गुड्स। तो स्टॉक है, ये स्टॉक बढ़ गया और ये कैश घट गया। तो इसको ध्यान से समझे ज़रा, आप लोगों ने रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पढ़ा है। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट जब आपने पढ़ा तो अकाउंट्स को मॉडर्न मेथड के अकॉर्डिंग, अगर आपने क्लास देखी है वो, तो मॉडर्न मेथड के अकॉर्डिंग कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था अकाउंट्स को? 5 पार्ट्स में, ठीक है। अब जब हमने कहीं पर पेमेंट कर दिया और जो भी चीज़ हमने परचेज की है, तो या तो वो हमारी एसेट्स है, तो वैसे तो परचेज हमने जो किया है ना, वो गुड्स मान रहे हैं तो हमारी एसेट्स है, माल है, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो गया और 2 हमने कर दिया कैश। और अगर आप इसको एक्सपेंस माने कि हमने पेमेंट करके तभी भी एक्सपेंस डेबिट होते थे, तो हमने इसको कर दिया डेबिट, और जो पास हमारे गया कैश वो हो गया क्रेडिट। तो आपको याद है कि एक्सपेंस बढ़ते थे तो डेबिट करते थे, और कैश अगर कम होगा यानी एसेट्स कम होगी तो क्रेडिट करते थे। उसको आप देखें एक बार जरूर, या फिर साइड में लिख के चलें जो भी हमारे 5 हमने रूल लिखे थे, ठीक है। क्या रूल थे वो आप लोगों को ध्यान होगा। एक बार मैं छोटा सा फिर भी यहाँ बता देता हूँ आप लोगों को। एसेट्स लिखा था सबसे पहले, ठीक है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट है, तो एसेट्स डेबिट साइड से बढ़ रहे हैं, क्रेडिट साइड से घटते हैं। ऐसे ही फिर हमारा था एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या थे? ये भी डेबिट से बढ़ते हैं और क्रेडिट से घटते हैं। बाकी बच गए 3 अकाउंट, 3 नेचर के अकाउंट। कौन कौन से बच गए? 3 बच गए हमारे पास, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कौन कौन से बच गया? रिवेन्यू, लायबिलिटी एंड कैपिटल। ये कौन सी साइड से बढ़ते थे? क्रेडिट साइड से, और डेबिट साइड से घटते थे। ये हमने लिख लिया सभी को, ठीक है। ये शॉर्ट में थोड़ा आपको बता दिया है कि ऐसे था, आप वापस जाके भी क्लास में देख सकते हैं उसमें, ठीक है। सेकंड नंबर समझें कि अगर हमने गुड्स परचेज किया, सारी एंट्री है, गुड्स परचेज किया उधार, तो देखो स्टॉक तो आया है, ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉक तो आया ही है। जब माल खरीदते हैं ना तो परचेज अकाउंट डेबिट जैसे पहले किया, लेकिन इस बार हमने क्या है, पेमेंट नहीं की है, तो कैश नहीं आएगा, जिससे खरीदा है उसका नाम आएगा। अब जिससे खरीदा है या तो वो जो भी नाम है उसका वो लिख दो, और क्रेडिटर आपको लिखना है तो क्रेडिटर लिख दो। तो हमने नाम लिख दिया, ये राम, इसमें राम लिखा है तो हमने लिख दिया राम, ठीक है। आप क्रेडिटर भी लिख सकते हैं, क्रेडिटर, क्योंकि क्रेडिटर हो गया ना जिससे हमने उधार खरीदा है, तो यहाँ उसका नाम हमने लिख दिया और अमाउंट लिख देंगे जो भी है, ठीक है, जो भी अमाउंट हमने खरीदा उससे। थर्ड, गुड सोल्ड, ये खरीदा था, अब की बार हमने माल बेचा है। तो देखो इस तरीके से कुछ रिवर्स एंट्री होगी। नगद में माल अगर हमने क्या किया है, नगद में माल हमने सेल किया है इस बार। जब माल खरीदते हैं तो डेबिट, बेचते हैं तो क्रेडिट। तो क्या कर देंगे यहाँ पर, कैश में अकाउंट बढ़ गया होगा कि कैश आया, और सेल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। ऊपर यहाँ लिख देते हैं डेबिट, लेकिन क्रेडिट में नहीं लिखते, ठीक है, अमाउंट लिख देना यहाँ पर। नरेशन जरूर लिखनी है हर जगह, कि एंट्री क्यों की गई है। फोर्थ नंबर, अब की बार फिर से हमने माल गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मोहन, मोहन को माल बेचा, नाम बता दिया, उधार बेचा है। तो देखो मोहन तो डेबिट हो जाएगा इस बार, पैसे नहीं दिए उसने, पैसे दे दिए होते तो कैश आ गया था ना, लेकिन इस बार उधार बेचा है तो फिर एंट्री हो जाएगी ये, मोहन डेबिट हो जाएगा, सेल क्रेडिट। रीज़न पता होना चाहिए क्यों। देखो मोहन को माल बेचा है ना, तो ये जो पर्सन है ना मोहन, ये हमारा डेटर है। डेटर है तो बोलो एसेट्स है, और एसेट्स क्या है, बढ़ रहे हैं, डेटर बढ़ रहे हैं तो क्या करते हैं, उसको डेबिट ही करते हैं। सिर्फ ये काफ़ी है आपको जर्नल एंट्री करने के लिए, ठीक है। और वो लास्ट वीडियो आपको रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, या फिर उसको पहले आप देख लें एक बार, तब फिर इसको दोबारा समझें। और सेल क्रेडिट, सेल क्या है एक्चुअल में, सेल बताना है आप लोगों को ये कौन से नेचर का अकाउंट है, ये कौन सा। तो पहली बात ये एसेट्स है और ये रिवेन्यू। अब देखो एसेट्स है, सेल कर रहे हैं तो डेटर बढ़ रहे हैं, तो डेटर बढ़ रहे हैं तो डेबिट। सेल क्या है, सेल हमारी इनकम है, रिवेन्यू, और रिवेन्यू बढ़ते हैं तो क्रेडिट करते हैं, ठीक है। हमारी इनकम बढ़ रही है इसलिए क्रेडिट करते हैं। तो ये आ गया फोर्थ नंबर। अब इसी तरीके से एंट्री को समझते जाएं, और अमाउंट वाली जो बात आएगी तो वो तो हम अच्छे से कर ही लेंगे। उसके बाद आ जाएगा विड्रॉ गुड्स, ठीक है, विड्रॉ गुड्स बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। देखो सारी एंट्री गुड्स से रिलेटेड हैं।
अब इस वाली एंट्री में बताया कि मालिक ने अगर पर्सनल यूज़ के लिए माल निकाल लिया है, पर्सनल यूज़ के लिए उसका अपनी फर्म में से ही, ठीक है, उसका वो बिजनेस का ओनर है, कुछ माल उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिया, तो एक अकाउंट है, ठीक है, पढ़ा इसके बारे में पहले। पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी निकालता है तो हम इसको क्या कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं। क्या करते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। और जो भी उसने निकाला है, कैश निकाला है तो कैश लिख देते, ठीक है, फर्नीचर निकाल लिया है तो फर्नीचर भी लिखेंगे, लेकिन इसने निकाला है एक्चुअल में गुड्स, तो फिर गुड्स यहाँ पर आ जाएगा, जो भी उसकी वैल्यू है कॉस्ट प्राइस पर, ठीक है, उसको कॉस्ट प्राइस पर लिखते हैं, क्योंकि परचेज इस टाइम घट गया है, जितना ही माल आया था ना, जिस रेट पर आया था उसी रेट पर ओनर ने ले लिया है, और ड्राइंग अकाउंट हमने डेबिट कर दिया। ड्राइंग पर्सनल अकाउंट माइनस हो जाता है उसमें, ठीक है। मालिक के ड्राइंग्स क्या होती हैं, पर्सनल यूज़ के लिए जो भी वो ले लेता है तो उसको ड्राइंग्स में लिखते हैं हम। उसके बाद आएगा, देखो क्या लिखा है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, ये जो गुड्स है ना, कई बार हम फ्री सैंपल पे दे देते हैं तो उससे फ़ायदा हमें कुछ नहीं हुआ है, तो एंट्री उस टाइम पर क्या करते हैं हम, उस टाइम पर भी हम क्या करेंगे, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट क्या लिखा है, एडवर्टाइजमेंट है ये, ठीक है। फ्री सैंपल दे दी ना, टू परचेज, उस टाइम पे भी हमारा जितना भी माल खरीदा था, भाई सीधी सी बात है, हम लोगों ने 100 100 कोई भी प्रोडक्ट XYZ कोई भी प्रोडक्ट हमने खरीदा, 100 नंबर्स, अब उसमें से हमने फ्री सैंपल दे दिया, कितना दे दिया, 5, तो फिर 95 ही बचा ना परचेज, तो इसलिए परचेज उस टाइम पर घटा देते हैं, ठीक है, उसी रेट पर, ठीक है, क्योंकि हमने कहीं से ख़रीदा 100 सैंपल कोई भी, अब हमने 5 फ्री में दे दिए, बाकी 95 पेमेंट में बेचेंगे, तो जो 5 हमने फ्री में दिया ना, तो हमारी परचेज वाली कॉस्ट पर ही वो माइनस कर दिया हमने। गुड्स गिवन एज चैरिटी, सेम एंट्री होगी, जैसे ये हमने एडवर्टीजमेंट पे दे दिया तो ये हमने दान में दे दिया है। अब दान में दे दिया है तो ऐसा नहीं है कि आप लोग एंट्री नहीं करोगे उसकी, चैरिटी, तो चैरिटी गई है तो, लेकिन एज ए अकाउंटेंट आप लोगों का काम है, आपको तो रिकॉर्ड करना ही है, ठीक है ना, एज ए अकाउंटेंट, नहीं तो बाद में जब आपसे कैलकुलेशन पूछा जाएगा तब आपको प्रॉब्लम होगी। तो लिखेंगे क्या, चैरिटी अकाउंट डेबिट, और टू परचेज, इसमें भी परचेज को क्रेडिट करेंगे। और अगर आपका माल जल जाएगा, ठीक है, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, या फिर लॉस हो गया फ्लड से, या लॉस्ट हो गया थेफ्ट से या चोरी, किसी भी केस में, तो आपका जो जिस कॉस्ट पे आपने माल खरीदा था उसी कॉस्ट पर लॉस हुआ, तो हम ऊपर लिख देंगे लॉस बाय, फायर से हुआ फायर, थेफ्ट से हुआ तो थेफ्ट, और जिस चीज़ से भी लॉस हुआ वो लिख के टू लिखेंगे परचेज। तो आपने देखा ये 4 एंट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मालिक ने निकाल लिया या एडवर्टीजमेंट पर दे दिया, ये 4 एंट्री में से एक एंट्री एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांस होते हैं पूछे जाने के लिए, सारी की सारी एंट्री एक साथ हैं, तो अच्छे से इसको समझे। परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा, लॉजिक यही है कि हमने जिस रेट पर ख़रीदा था उसी रेट में वो माल जलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है जल जाएगा तो आप ज़्यादा उसका अमाउंट लगाएंगे, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ नोट में बता दी गई है कि परचेज अकाउंट क्रेडिट करेंगे हम, ये क्रेडिट किया कब, जब माल चोरी हो जाएगा, या फिर ओनर ले लेगा, या फिर दान में दे देंगे, तो ये सब वही था। तो ये एंट्री हमने ख़त्म की है अभी 8, किससे रिलेटेड है, गुड्स से रिलेटेड, माल से रिलेटेड, यानी गुड्स से रिलेटेड कोई भी एंट्री एग्जाम में आएगी तो कन्फर्म है वो यहीं से आएगी, तो आप कंप्लीट कर लोगे उसको। अब आ जाते हैं हम ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बैंक, सारी एंट्री बिल्कुल अलग अलग हैं, आराम से आपको समझ आएगी। अब एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आता है या न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो ये एंट्री अगर आपने देख ली है तो आप आंसर दे पाओगे उसका। तो सब अब आ जाते हैं हम ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बैंक की, बैंक से रिलेटेड अगर ट्रांजेक्शन है तो किस तरीके से वो एंट्री की जाएगी उस पर ध्यान देना है हम लोगों को। तो देखते हैं कि ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बैंक हो तो कैसे इसको करना है। देखिए बैंक से रिलेटेड है तो कैसी एंट्री है कि बैंक में पैसा आया, ठीक है, बैंक में पैसे हमने मतलब डिपॉजिट किया। भाई हमारी एक कंपनी है, हमारा एक बिजनेस है, वो बिजनेस बैंक में कहीं पैसे जमा करता है अपने, ठीक है ना, हमारा बिजनेस क्या कर रहा है, बैंक में पैसे, तो हम अपने ऑफिस से जैसे ही बैंक में जमा करने के लिए भेजते हैं, अकाउंटेंट का काम है लिख लेगा कि वो अमाउंट कहाँ चला गया, तो बताना पड़ेगा कि बैंक में चला गया, ठीक है ना। और बैंक से पैसे निकाल भी सकते हैं, बैंक हमें इंटरेस्ट भी देता है, बैंक हमारी तरफ से कई आप कहोगे तो आपका इंश्योरेंस बिल भी पे कर देगा, आपका कमीशन पे कर देगा, किसी को पेमेंट करनी है वो कर देगा। तो आज के टाइम पर बैंक बहुत सारे काम करता है और उससे रिलेटेड सभी एंट्रीज आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। तो बैंक की रिलेटेड एंट्री भी अलग से समझना बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए ये आ गई हैं। तो देखो सबसे पहले लिखा है कैश डिपॉजिट इन बैंक, अगर आपने बैंक में कैश जमा किया है,
नगद अमाउंट जमा किया है, तो आप लोगों को एंट्री क्या करनी है। अब मैंने ये फॉर्मेट टाइप मिटा दिया, आपको सीधा सीधा बता देते हैं कि क्या एंट्री होगी। ठीक है, लिखी भी है, आपको दिख भी रही है, फिर भी क्या लिखें देखो समझाने के लिए बता देते हैं कि बैंक जैसे ही डेबिट हुआ, क्यों, क्योंकि आपका पैसा बैंक में चला गया, तो बैंक बढ़ गया उस टाइम पे, या कह लो एसेट्स बढ़ गई, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अगर मैं बात कहूँ जो भी अमाउंट आपने जमा किया तो दोनों अमाउंट लिख देना। ये तो दोनों अकाउंट है ना, बैंक और कैश, दोनों ही एसेट्स वाले अकाउंट हैं, ये रही एसेट। तो बैंक बढ़ गया यानी एसेट बढ़ गई, कैश घट गया तो यानी एसेट्स घट गए। तो भाई बैंक बढ़ेगा तो डेबिट और एसेट्स घटेगी तो क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट होने का रीज़न यही है यहाँ पर। ठीक है, अमाउंट घटता बढ़ता है, ये तो बात सही है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों अकाउंट घटते हों, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों अकाउंट बढ़ते हों, इंक्रीज होते हों, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों अकाउंट डेबिट ही हों या दोनों क्रेडिट हो। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों तो चलेगा, तो यहाँ पर ये एंट्री होगी। उसके बाद आ जाते हैं ये सेकंड नंबर पर, क्या लिखा है, कैश विड्रॉन फॉर ऑफिस यूज। अब हमने कैश निकाला, देखो अभी जमा किया था ना बैंक में, जब बैंक में जमा किया था एंट्री ये, अब जब बैंक से आप वापसी निकालोगे तो सिंपल सी बात है कि ये वैसे भी रिवर्स हो जाएगी। तो इस बार कैश आया, कहाँ पे आया ये कैश आया ऑफिस में, और आया कहाँ से, बैंक से। उस टाइम बैंक से कम हो गया, बात समझ रहे होंगे आप लोग। ठीक है, कैसे कम हो गया, देखो ये फिलहाल हमने बनाया XYZ हमारा कोई ऑफिस है, और ये बनाया हमने कोई हमारा ये बैंक है। जब हम बैंक में पैसे भेजते हैं तो एज ए अकाउंटेंट, वो अकाउंटेंट ने एंट्री कर ली कि बैंक में गया पैसा, कहाँ से गया, ऑफिस से घटा दिया। ठीक है, अपने पास वो अकाउंट बना के चलता हर एक चीज़ के। और जब हम अकाउंट बैंक से पैसा निकालते हैं तो बैंक में पैसे हमारे कम हो जाएंगे, तो बैंक का अकाउंट हम अपने पास भी बना के चल रहे हैं। ठीक है, हमें पता होना चाहिए ना हमारे बैंक में कितने पैसे हैं, तो वही चीज़ है, हमने घटा के दिखा दिया कि बैंक घटा। तो ये क्या है, ये जनरल एंट्री क्या है ना, एक तरीके की लैंग्वेज है, अगर हम कहें तो क्या है, एक तरीके की लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज है, अकाउंटिंग लैंग्वेज है। कोई भी इसको देखेगा अगर अकाउंट से रिलेटेड जो पर्सन है, ठीक है, कॉमर्स से रिलेटेड जो स्टूडेंट है, तो वो क्या है, वो देखते ही समझ जाएगा कि ये एंट्री किस लिए की है। उसको लिख के देने की ज़रूरत नहीं है कि पैसा निकाला गया जमा किया गया। तो यहाँ लिखा है कैश अकाउंट डेबिट यानी कैश बढ़ गया, बैंक अकाउंट क्रेडिट यानी बैंक घट गया, यानी हमारे कंपनी में कैश आया कहाँ से आया, बैंक से निकालने के बाद आया, तो ये एंट्री थी। अब ये बैंक से अमाउंट निकाला होगा तो ये एंट्री होगी। उसके बाद आ जाएंगे ये एंट्री नेक्स्ट, व्हेन चेक इज रिसीव फ्रॉम कस्टमर एंड डिपॉजिट इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। देखो कोई कस्टमर ने हमें चेक दे दिया, ठीक है भाई, हमने पेमेंट लेनी थी, उसने चेक दे दिया। अब हमने क्या किया, वो चेक हमारे पास आया, तो कैश तो है नहीं, वो चेक है। अब हमने क्या किया, सेम डे बैंक में जमा करा दिया। सेम डे जिस दिन बैंक में जमा करेंगे तो हम तुरंत अपना बैंक बढ़ा लेंगे, तुरंत बैंक बढ़ा लेंगे, क्योंकि हमने बैंक में जमा कर दिया, हमने लिख दिया बैंक अकाउंट डेबिट। और जिससे भी मिला वो चेक, नाम नहीं पता उसका, तो उसका नाम कस्टमर लिख दो, ठीक है, कस्टमर से मिला है। या फिर वो कौन है, तुम्हारा डेटर, भाई डेटर ही तो होगा ना, उसने पैसे दिए हैं तो वो डेटर है। या फिर बच्चों उसका कुछ ना कुछ नाम भी होगा, ठीक है। अब नाम नहीं पता उसका, तो मैंने चलो लिख दिया नेम, कोई भी नेम होगा तो वो नेम लिख देंगे इसका जिसने भी दिया है। कई बार क्या होता है, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज बाय दी ओनर, ये एक एंट्री और आ गई है कि मालिक ने पैसा निकाल लिया है, ठीक है। कहाँ से निकाल लिया पैसा, बैंक से, बैंक से निकाल लिया उसने, ठीक है। मालिक क्या है, मालिक ने भाई बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस, और उसने बैंक का एक बैंक अकाउंट है वो, लेकिन वो ऑफिस वाला है, उसका पर्सनल अकाउंट नहीं है वो। अब उसने उस बैंक से पैसा निकाल लिया जो बिजनेस का बैंक है हमारे, समझ रहे हैं आप, समझें इस बात को। क्या चीज़, ये हमारी XYZ कंपनी है और ये यहाँ पर बैंक है। अब बैंक में है अकाउंट एक, वो किसका है, इस XYZ का है, XYZ का। तो इस बैंक में खाते में पैसे जमा कराते थे हम लोग, ठीक है। एक अकाउंट ओनर, ये ना ओनर, ये ओनर। अब ओनर के नाम से भी अकाउंट हो सकता है इसमें अलग से, लेकिन ये तो बैंक का अकाउंट ही है। अब इस वाले अकाउंट से पैसा निकाल के ले जाता है ये घर, तो हम इस चीज़ को क्या कहेंगे, ड्राइंग कहेंगे। क्या कहेंगे, ड्राइंग। और अगर ये ड्राइंग है ना, तो ड्राइंग वाली एंट्री सभी में, पर्सनल यूज़ में जो भी चीज़ ले लेता है तो एंट्री क्या होती है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। और टू लिख देते हैं, क्या ले गया ये, बैंक से पैसा, तो बैंक घट जाएगा उस टाइम। तो अकाउंटेंट का यही काम है, तो उसको तुरंत रिकॉर्ड कर लेना चाहिए कि ड्राइंग है ये, पैसा कम हुआ है बैंक से, बैंक माइनस हो गया यानी क्रेडिट हो गया। क्यों हो गया, पर्सनल यूज़ के लिए ओनर ने बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया है। नेक्स्ट एंट्री में आ जाते हैं, व्हेन चेक इज रिसीव फ्रॉम कस्टमर नॉट डिपॉजिट इनटू बैंक, ठीक है। देखो
अब इस बार क्या हुआ है कि किसी कस्टमर से ना हम लोगों को रिसीव हो गया एक चेक, जैसे अभी बात हो रही थी चेक रिसीव हुआ था ना, ये चेक रिसीव, और हमने सेम डे जमा कर दिया था। कई बार ऐसा होता है कि चेक ले लिया हमने, अब जरूरी थोड़ी है चेक लेते ही तुरंत हम बैंक में जमा कर देंगे, नहीं जमा किया हम लोगों ने, अगर बैंक में जमा नहीं किया है तो उस टाइम पर हम लिख लेते हैं ऐसे चेक इन हैंड। क्या लिख लेते हैं? चेक इन हैंड, ऐसे लिख लो कि चेक हमारे पास है, और टू कस्टमर का नाम, कि कस्टमर क्या है उसका नाम लिख लेना, जिस भी कस्टमर से आपको अमाउंट वो आया है। ठीक है, तो चेक इन हैंड ऐसे ले लेते हैं और कस्टमर का नाम लिख लेते हैं। अब ये क्या करेंगे, ये चेक ना हम बाद में तो जमा करेंगे ना बैंक में, जिस दिन जमा करेंगे तो उस दिन क्या करेंगे, बैंक उस दिन बढ़ाना, अभी नहीं बढ़ेगा, उस दिन बैंक बढ़ जाएगा। और जिस दिन बैंक में जमा करोगे तो लिख देना कि चेक इन हैंड चला गया। कहाँ चला गया? तो पहले जब मिला था ये चेक तो हमने डेबिट किया था, अब ये चेक हमारे हैंड से चला गया तो क्रेडिट कर दो, बैंक बढ़ा दो, राइट। तो उस टाइम पर बैंक बढ़ जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे क्या है, ये एक तरीके की लैंग्वेज है ये। ठीक है, एक ऐसी लैंग्वेज है अकाउंटिंग लैंग्वेज, जिसको अकाउंट से रिलेटेड बच्चे समझ सकते हैं आराम से, राइट। सो ये हो गया। उसके बाद आएगा व्हेन पेमेंट मेड थ्रू चेक। भाई जब आप किसी चीज़ की पेमेंट कैश ना करके चेक से करोगे, तो फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो ऐसी एंट्री करनी है। या फिर जिसको भी पेमेंट आपने किया, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि हमने किसी पर्सनल मतलब पेमेंट कर दिया, जो भी उसका नाम होगा। ठीक है, मान लो राकेश को पे किया तो उसके पर्सनल अकाउंट, राइट, तो लिख देंगे पर्सनल, जो भी अकाउंट होगा, जिस भी पर्सन का अकाउंट है, डेबिट करके टू बैंक कर देना, जिसको भी पेमेंट किया। एक्सपेंसेस जो भी हमने पेमेंट किए होंगे उस बैंक से पेमेंट की होगी अगर, तो एंट्री क्या होगी भाई, कोई भी एक्सपेंस आपने पे किया एक्स वजह, रेंट पे किया तो रेंट, इलेक्ट्रिसिटी पे किया तो लिख दो इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी दी है तो लिख दो सैलरी, कोई और वेजेस दिया तो लिख दो वेजेस, और टू बैंक से पेमेंट किया है तो बैंक, और कैश से किया होता तो क्या लिख देते थे, कैश, लेकिन कैश नहीं पे किया है बैंक से, तो इसलिए हमने लिखा है यहाँ पर बैंक। ठीक है, तो बैंक से रिलेटेड जितनी भी एंट्री थी वो उन्हीं में ये लास्ट दो एंट्री है। व्हेन इंटरेस्ट इज अलाउड बाय बैंक, भाई बैंक में जब आप पैसा जमा करते हो ना, तो बैंक कई बार हम लोगों को इंटरेस्ट पे करता है। ठीक है ना, इंटरेस्ट पे भी करता है, और कई बार बैंक चार्ज भी करता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो क्या हुआ, बैंक हमें अगर अलाउ कर रहा है इंटरेस्ट, हमें इंटरेस्ट दे रहा है, तो इट मीन्स किसको दे रहा है इंटरेस्ट, ये किसी फर्म को दे रहा है। ठीक है, फर्म को, किसी ओनर को नहीं दे रहा, किसी अकाउंटेंट को नहीं दे रहा है, बैंक तो फर्म को दे रहा है। तो फर्म में एंट्री करनी है अकाउंटेंट को, इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो इनकम है, तो हम लिख देंगे इंटरेस्ट तो इनकम है, तो ये क्रेडिट होती है, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट। यहाँ पर लिखा था हमने कि रिवेन्यू बढ़े तो क्रेडिट, और ये इनकम आ कहाँ से रही है, तो इंटरेस्ट जैसे हमें मिला तो हमने लिख दिया कि ये क्रेडिट हो गया। लेकिन इंटरेस्ट मिलने से क्या है, पैसे बैंक में ही जुड़ जाएंगे तो बैंक बढ़ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। समझे भाई, बैंक ने 5,000 रुपये आपको इंटरेस्ट दिया, तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट, और वो 5,000 रुपये आपके अकाउंट में जोड़ दिए तो बैंक बढ़ गया होगा, तो इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। कई बार क्या होता है कि बैंक इंटरेस्ट दे रहा है तो इनकम है, लेकिन बैंक कई बार चार्जेस लगाता है। क्यों? बहुत सारी सर्विस आपको प्रोवाइड करता है तो चार्ज भी लगा सकता है, तो लिख देंगे बैंक चार्जेस। ये एक्सपेंस, एक खर्चा है, ये अकाउंट बना दिया हमने बैंक चार्जेस के नाम से, तो क्या लिख दिया, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। इस बार बैंक क्रेडिट कर दिया, क्यों? क्योंकि घट गया, 100 रुपये चार्ज लगाया तो 100 रुपये लिख देना। ठीक है, जितना भी अमाउंट होगा उतना चार्ज। तो ये एंट्री जितनी भी थी सभी की सभी रिलेटेड थी किससे, बैंक से रिलेटेड, और बैंक से रिलेटेड आप लोगों ने एंट्री को अच्छे से समझ लिया है। कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी आगे एंट्री फिर भी हम कंटिन्यू करेंगे इसी क्लास के अंदर, क्योंकि सभी एंट्री यहाँ पर देखने के बाद जो भी इससे रिलेटेड होंगे क्वेश्चन वो हम लोगों को फिर देखने बाकी रह जाएंगे। अब आ जाते हैं रिलेटेड टू एक्सपेंसेस या फिर इनकम। देखो इनकम जो होती है ना, सभी तरीके की इनकम वो क्रेडिट होती हैं, बढ़ती हैं, तो इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट। ये देखो लिखा था हमने, कहाँ पर लिखा था, यहाँ पर, ये रिवेन्यू होती है इनकम। ठीक है, रिवेन्यू का मतलब इनकम होता है, जो स्टार्टिंग से देख रहे हैं उनको पता है। ठीक है, रिवेन्यू मतलब इनकम, इनकम बढ़ती है क्रेडिट, एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट। ठीक है, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट और एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट। तो फर्स्ट नंबर पर क्या लिखा है, एक्सपेंस पेड बाय बैंक या कैश। आपने कुछ खर्चे पे किए हैं, वो बैंक से किए हैं या कैश किए हैं। देखिए क्या लिखा था कि एक्सपेंस रिलेटेड टू इनकम एंड
एक्सपेंसेस, ठीक है, एक्सपेंस और इनकम से। तो देखो फर्स्ट नंबर पर लिखा है कि एक्सपेंसिड पेड बाय बैंक या कैश। देखो कोई भी एक्सपेंस आप पे कर लो तो उसका नाम तो लिखना पड़ेगा आपको, जैसे सैलरी है, ठीक है, या फिर कोई कमीशन है, इस बारे में हमने लिखा भी था अभी, ठीक है। और टू लिखना पड़ेगा। बैंक से पे कर रहे हो तो बैंक लिख देना, और कैश से पे करते हो तो कैश। ये सारी एंट्री क्या है, एक साथ होगी, लेकिन इसको हम समझ चुके हैं कहाँ पर, बैंक वाली एंट्री के साथ, जहाँ पर हमने लिखा था बैंक से रिलेटेड एंट्री, तो खर्चा हमने बैंक से पे किया होगा तो वहाँ देखा है। तो ये वाली एंट्री हो चुकी है, ठीक है। फिलहाल इसने इनकम और एक्सपेंस वाले केस को ऐसे समझा दिया है। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, देखो ये एंट्री समझने वाली है कि कोई भी खर्चा अगर अभी आउटस्टैंडिंग रह गया है तो क्या एंट्री होनी चाहिए। तो देखो जब कोई खर्चा अभी आउटस्टैंडिंग रह गया तो इसका मतलब हमने पे नहीं किया है। तो हम क्या करें यहाँ पर, जब हमने उसको पे ही नहीं किया है तो क्या लिखें, तो हम देखो उस केस में ऐसा लिखेंगे, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। हमने पे नहीं किया, ये जो भी एक्सपेंस है उसका नाम, ठीक है। सपोज हमने लिखा सैलरी, लिख लेते हैं चलो यहाँ पे भी कि सैलरी एक खर्चा है। अब किसी की सैलरी खर्चा तो है लेकिन पे नहीं किया, तो क्या करें, तो हम एक सैलरी आउटस्टैंडिंग करके एक अकाउंट बना देंगे कि ये सैलरी हमारी आउटस्टैंडिंग है, जितनी भी रह गई है, सपोज 2000 रुपये किसी का पेमेंट करना बाकी रह गया है तो ये वो अकाउंट है। सैलरी एक्सपेंस, सैलरी अकाउंट डेबिट किया क्योंकि सैलरी क्या है, सैलरी है एक्सपेंस, सैलरी आउटस्टैंडिंग है लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी बढ़ी है तो क्रेडिट, और सैलरी बढ़ी है तो एक्सपेंस बढ़े हैं तो डेबिट। तो दोनों ही चीज़ बढ़ी हैं। देखो अगर आप समझेंगे तो ये भी इंक्रीज़ हुआ है, ये भी इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन सैलरी इंक्रीज़ हुएगी तो डेबिट करेंगे और सैलरी आउटस्टैंडिंग इंक्रीज़ होगा तो क्रेडिट करेंगे, क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो दोनों प्लस हो सकता है, पॉसिबल है, दोनों माइनस हो सकता है, ये भी पॉसिबल है, एक प्लस एक माइनस पॉसिबल है, ठीक है, या फिर पहला माइनस दूसरा प्लस पॉसिबल है, लेकिन डेबिट और क्रेडिट तो आएगा ही। आ जाएंगे थर्ड नंबर एंट्री पर, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। देखो ये एंट्री समझते हैं, एक्सपेंसेस अगर हमने कोई भी एडवांस में कर दिया है, अब एडवांस में तो कर ही दिया है हमने, जैसे हमने पेमेंट कौन सी कर दी है, हमने पेमेंट कर दी है किसी की इलेक्ट्रिसिटी बिल मान लेते हैं, ठीक है, या कोई भी एक्सपेंस आप लिख लेना, ये एक्सपेंस से रिलेटेड बात हो रही है ना। अब हमने इलेक्ट्रिसिटी पे कर दिया, आएगा हमारा जो भी 8000, लेकिन हमने कैश में पेमेंट कर दिया या बैंक से पेमेंट कर दिया 10,000 रुपये, तो 10,000 कर दिया तो क्या करें, हमने एंट्री ऐसे कर दिया, कैसे कि एक्सपेंसेस, इसमें बोला क्या था, एक्सपेंसेस एडवांस, एक्सपेंस हमने एडवांस, तो हमने लिख देना यहाँ पर एडवांस एक्सपेंसेस किया, तो एडवांस एक्सपेंसेस जितना हमने एडवांस किया होगा वो लिखना है। तो देखिए 8000 था ना, 8000 में से हमने 2000 दिया एडवांस, तो 2000 एडवांस लिखना बस, ठीक है। ये एंट्री होगी यहाँ पर, क्या लिखा था, क्योंकि एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, जो एक्सपेंस हमने एडवांस पे किया है ना, सिर्फ उसी की बात हो रही है यहाँ पर, कि जो भी हमने क्या किया है एडवांस में पे किया है, बस उसी की बात हो रही है कि हमने एडवांस में पे किया। सपोज हमने पेमेंट किया है ये इलेक्ट्रिसिटी टोटल, देखो ऐसे, फिर एंट्री ऐसे होगी, इसको समझ लेना कि इलेक्ट्रिसिटी कंबाइंड भी कर सकते हैं। देखिए 8000 रुपये तो इलेक्ट्रिसिटी थी, 2000 रुपये एडवांस में कर दिया हमने, टोटल मिला के कर दिया कितना, 10,000, ये भी ठीक है। तो दोनों एंट्री आप समझ गए, अलग अलग कर लेना, बेशक से आपको अलग अलग करना है। तो इलेक्ट्रिसिटी डेबिट, जो 8000 खर्चा है, 2000 एडवांस है, तो टोटल हमारा 10,000 है, ऐसे भी हम कर सकते हैं, ये एंट्री थी, ठीक है। उसके बाद है इनकम रिसीव्ड इन कैश। देखो कोई भी इनकम जब कैश में रिसीव होती है तो कंफर्म है कैश आया, और नीचे जो भी इनकम है वो हमारी इंटरेस्ट है, कमीशन है, रेंट है, जो भी है उसको लिखना, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव। कोई इनकम तो ड्यू हो गई है, यानी हमने कमा लिया है लेकिन रिसीव नहीं हुई है, तो रिसीव नहीं हुआ तो कैश नहीं आया अपने पास, तो हम लिख देंगे अक्रूड इनकम। क्या लिख लेते हैं, अक्रूड, ठीक है, अक्रूड इनकम टू, अक्रूड इनकम ऊपर आ गया अक्रूड इनकम। ये एक अकाउंट है हमारा अक्रूड इनकम, ये हमारा एक नाम से ही अकाउंट है अक्रूड इनकम, ठीक है। या फिर आउटस्टैंडिंग इनकम भी यूज़ किया हुआ है, लेकिन ज़्यादातर अक्रूड इनकम ही आप देखेंगे, ठीक है। तो अक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम डेबिट करके टू लिख देना इनकम, जो भी है, जो भी इनकम है उसका नाम हो सकता है ना इनकम का, कि किस टाइप की इनकम है वो, ठीक है। इंटरेस्ट है या, तो ऊपर लिख देंगे अक्रूड इंटरेस्ट, नीचे लिख देंगे इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट इसलिए हमने क्रेडिट किया क्योंकि ये इनकम है, मिला नहीं है अभी तक, तो इसलिए अक्रूड इनकम। मिल गया होता ना तो इसको कैश लिख देते, मिल गया, ठीक है, समझें बात को, राइट।
समझे। अगर ये कैश मिल गई होता, और मैंने लिख देता हूँ और करके, अगर ये इनकम मिल गई होती तो हम लिख देते कैश टू इनकम। इनकम तो क्रेडिट करेंगे ही, क्योंकि इनकम तो है तो क्रेडिट करेंगे। मिल गई तो ये कैश लिख देंगे, नहीं मिली तो एक्रूड इनकम डाल देंगे, यानी बाद में, अभी फ़िलहाल हमने लिख लिया अपनी लैंग्वेज में तो बाद में ले लेंगे। ये आ गया। 6 नंबर पर लिखा है इनकम रिसीव इन कैश। इनकम कैश में मिल गई है, ठीक है, या बैंक में मिल गई है, एडवांस में मिल गई है। और देखो जब कोई इनकम हमें एडवांस मिल गई है तो कन्फर्म है कैश तो आया, जब मिल गई है तो कैश तो आएगा ही आएगा। तो हमने लिखा कैश अकाउंट डेबिट। और टू, ठीक है, जब कोई इनकम हमें मिल गई है तो फिर लिख देंगे टू प्रीपेड इनकम, ठीक है, ये इनकम हम लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि कैश हमारे पास आ गया है और ये इनकम क्या हो गई हमारी, प्रीपेड है। अब प्रीपेड इनकम है अगर, तो कैश आया, एसेट बढ़ गई इसलिए डेबिट, और प्रीपेड इनकम है इसलिए क्रेडिट। क्यों? क्योंकि प्रीपेड इनकम, किसी से एडवांस इनकम लेना ना, आपको नेचर हर अकाउंट का पता होना चाहिए। जब आपसे टीचर पूछे कैश क्या है तो आपको बोलना एसेट्स है। प्रीपेड इनकम ये कौन सा नेचर है, तो नेचर 5 लिखे थे हम लोगों ने, तो ये है, ये है, ये या ये। तो प्रीपेड इनकम यानी एडवांस में किसी से इनकम ले लेना, एक्चुअल में वो हमारी लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी बढ़ी है ना, तो इसलिए क्रेडिट होगा, ठीक है। आपको नेचर गलत डिसाइड नहीं करना। अगर आपने नेचर ही नहीं पता लगा पाए अकाउंट की कौन से नेचर का अकाउंट है, तो एंट्री आपकी गलत समझो, गलत हो जाएगी, चांसेस हैं, ठीक है। बाकी क्या है, काफ़ी सारे अकाउंटिंग में हम लोगों के तुक्के भी लग जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अगर आपने किसी एंट्री, किसी अकाउंट को एसेट्स ना मान करके एक्सपेंस मान लिया, ठीक है, फर्नीचर खरीदा, वैसे तो एसेट्स है वो, अगर आप बिल्कुल सही तरीके से चल रहे हैं तो एसेट्स है वो फर्नीचर खरीदना, लेकिन आपने एक्सपेंस मान के चला उसको, तो एंट्री तभी भी सही हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से कई चीज़ें ऐसी ही हैं। तो चलिए, तो ये हो गया हमारा एक्सपेंसेस से रिलेटेड एंट्रियाँ। उसके बाद आप देखिए एक्सपेंस इनकम हो गया। अब आ जाएंगे एसेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड हमारी एंट्री क्या है। देखो एसेट्स से लायबिलिटी से रिलेटेड क्या है, एसेट खरीदा तो एंट्री क्या, राइट। और देखिए एसेट्स खरीदेंगे तो एसेट्स आई और पेमेंट कर दिया, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश। उसके बाद आ गया कि आपने वो एसेट्स को बेच दिया, तो ये खरीदी थी एसेट और ये बेच दिए, तो बेच देंगे तो क्या लिखेंगे, कैश या बैंक से पैसा आएगा आपके पास जो बेचा है क्योंकि आपने, और जो चीज़ बेची है उसका नाम यानी एसेट्स। एसेट जब आप बेचते हो ना तो एसेट्स का नाम लिखते हैं हमेशा, जैसे मशीन है तो मशीन लिख दो, फर्नीचर है तो फर्नीचर लिख दो, ठीक है। तो 1 बाय 1 इनको देखो और 2-3 बार रिवाइज करो, फिर क्वेश्चन पे आओगे ना तो सारी एंट्री आपकी हो जाएगी। डेप्रीशिएशन उसके बाद है, तो डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन एसेट्स। डेप्रीशिएशन का मतलब होता है कोई भी एसेट्स है उसकी वैल्यू यूज़ करते करते घट जाती है, ठीक है। क्यों घट जाती है, क्योंकि आप उसको या तो उसके अंदर कोई टूट फूट हुआ होगा, ठीक है, या फिर टाइम के यूज़ से हो गया, या आउट ऑफ फैशन भी हो जाती हैं चीज़ें, तो इस वजह से ना अब, और टेक्नोलॉजी क्या है चेंज हो जाती है, तो इस वजह से रीज़न यही है कि उनकी वैल्यू घटती रहती है एसेट्स की। सो डेप्रीसिएशन डेबिट हो जाएगा उस टाइम पर। डेप्रीसिएशन मतलब एक्सपेंस है, खर्चा है, लॉस है ना एक तरीके का। लॉस सारे डेबिट होते हैं, बढ़ते हैं, तो ये देखो खर्चा बढ़ रहा है तो डेबिट, एक्सपेंस है ना डेबिट। और क्या जब ये लॉस हो रहा है तो वैल्यू किस चीज़ की घट रही है, एसेट। भाई जो फर्नीचर हमारा 20,000 का था, अब 1 साल बाद घट के वो सिर्फ 15,000 का रह गया, यानी 5,000 का डेप्रीसिएशन लगा, तो डेप्रीसिएशन डेबिट, एसेट की वैल्यू घट गई, 15 रह गई, तो इसलिए। उसके बाद आ जाएंगे लास्ट, इसकी एंट्री हो रहा है कि लायबिलिटी अराइज व्हेन बिजनेस रेज फंड। देखो जब कोई बिजनेस फंड रेज करता है, मार्केट से पैसे को लेता है कहीं से भी, चाहे वो लोन ले रहा है, चाहे किसी और से डिबेंचर ले रहा है, या किसी से पैसे ले रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे, कैश तो हमारा बढ़ेगा जब हमने कैश लिया है, लेकिन वो कैश पेमेंट भी करना है तो हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी। या कह देंगे लोन लिया है तो लोन लिख देंगे, ठीक है। तो ये एंट्री हमारी थी। उसके बाद है पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। भाई लायबिलिटी पेमेंट करोगे तो लायबिलिटी डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। ये जितनी भी एंट्रीज हैं साथ साथ इसको अच्छे से आपको रिवाइज करना है। कुछ स्पेशल एंट्री जो भी हैं वो और देख लेते हैं, सम अदर एंट्रीज। सबसे पहले है बैड डेट्स। पैसा डूब गया, किसका डूब गया, मतलब कि जिस पर्सन से पैसा हमें लेना था, लेना क्यों था, क्योंकि उसको माल बेचा है। भाई माल बेचा है तो पैसा लेना है, अगर माल बेचा है अगर उसे पैसा लेना है वो ना दे अगर, तो बैड डेट। तो बैड डेट नाम का एक अकाउंट बना लेना, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट,
ठीक है। कौन है वो पर्सन जो पैसे नहीं दे रहा है, तो उसका नाम लिख लेंगे जो भी है, बैड डेट, हमने लिख दिया बैड डेट। 2, भाई राम से पैसे लेने थे, नहीं दे रहा, वो 3000 रुपये नहीं दे रहा, तो हमने क्या कर दिया, राम को ही डेटर था ना, घटा के क्रेडिट कर दिया और बैड डेट में डाल दिया। डेटर बिकम इंस्टॉलमेंट, ठीक है। कई बार क्या होता है, ये वाली एंट्री देखो, कई बार वो बैड डेट जो थी ना, जो भी हमारी बैड डेट हो, उसने पैसे दे दिए हम लोगों, तो ये एंट्री होती है। देखो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक से दे दिया या कैश दिया है बैंक, तो उस टाइम जब उसने पैसे दे दिए तो हम एक एंट्री करते हैं बैड डेट रिकवर। एक नया अकाउंट है ये रिकवर के नाम से, बैड डेट रिकवर, मतलब 3000 थे ना, तो अब उसने दे दिए, तो हम ये एंट्री कर सकते हैं उस टाइम कि उसने पैसा दे दिया है। डेटर बिकम इंसॉल्वेंट, भाई कोई एक डेटर था, इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, मतलब वो पैसे नहीं दे पा रहा है हमारे, ठीक है, इंस्टॉलमेंट हो गया, दिवालिया। अब वो कुछ पैसे दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा, तो इसी टाइप की एंट्री है। ये तो था कि पूरा ही बैड डेट हो गया, ये कुछ पैसे दे दिए, एक पर्सन से 10,000 रुपये लेने हैं, तो 10,000 लेने, तो देखो ऐसे है बैंक और कुछ बैड डेट हो गई, समझ रहे हो भाई, बहुत आसान है। कुछ बैड डेट हो गई और कुछ उसने नाम उसका ये लिख लेते हैं राम। देखो 10,000 रुपये लेने थे उससे, उसने सिर्फ हमें 3,000 दिए हैं बस, 7,000 नहीं दिए, तो 7,000 डूब गए। टोटल एंट्री क्या हो गया, ये डेबिट वाला अमाउंट, ये क्रेडिट, कंपाउंड एंट्री है वैसे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट, देखो मालिक ने बिजनेस के अंदर जितना भी पैसा लगाया है, ओनर ने बिजनेस के अंदर जितना भी पैसा लगाया है, तो उसको तो इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो इंटरेस्ट मिलेगा तो क्या करेंगे हम, उसको इंटरेस्ट ओनर को जब देंगे तो बिजनेस का तो लॉस है, ठीक है भाई। हम बिजनेस की बात करें ना, बिजनेस एक अलग पर्सन है, मालिक एक अलग पर्सन है। अब जब मालिक इंटरेस्ट लेगा बिजनेस से, तो इसका मतलब बिजनेस के ऊपर एक बर्डन पड़ेगा, एक लॉस है बिजनेस के लिए, तो हम उस टाइम पर इंटरेस्ट को एक लॉस मानेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक नया अकाउंट इस नाम से बनाया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। और 2, ये जो इंटरेस्ट है तो वो एक्चुअल में मिलेगा किसको, ये मिलेगा मालिक को, तो मालिक के अकाउंट में, यानी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट, ये मालिक के अकाउंट में चला गया, तो ये अकाउंट डेबिट हो गया और ये वाला अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो ये वाली एंट्री थी, ठीक है। अब एक एंट्री और है, तो ये और मेन देख लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये तो एंट्री, ये तो उसको इंटरेस्ट मिला था, ये वाला इंटरेस्ट उससे चार्ज किया गया है, तो कंफर्म है कि रिवर्स टाइप की एंट्री होगी। यहाँ पे कैपिटल बढ़ा था, यहाँ कैपिटल अकाउंट घटा है, तो जब हम मालिक से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ना, तो कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, क्योंकि हम उसके अकाउंट से पैसा काट रहे हैं। क्योंकि पता क्यों काट रहे हैं, इसलिए कट कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट बढ़ता है ना तो क्रेडिट होता है, ये रहा, कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, लेकिन यहाँ पर अमाउंट हम उसके अकाउंट से कट कर रहे हैं, बिकॉज उसने ना पर्सनल यूज़ के लिए कुछ अमाउंट लिया था, तो उसकी वजह से उसके अकाउंट पर चार्ज लगाया जा रहा है, ठीक है। आप लोगों को लग रहा होगा मालिक के ऊपर चार्ज क्यों लगा रहा है, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक रूल है, एक कंसेप्ट है, प्रिंसिपल है। इसको मानो कि मालिक अलग, ओनर अलग, उनका आपस में जो रिलेशन है, एक कैसा रिलेशन है, बिजनेस रिलेशन है, कोई फैमिली वैसा रिलेशन नहीं है कि आपने चाहा कि उसको पेमेंट दे दिया तो कंपनी उससे इंटरेस्ट चार्ज ना करे, ठीक है। तो उसने बिजनेस से पैसा जो निकाला था तो इंटरेस्ट चार्ज किया गया उसके ऊपर, तो हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट डेबिट, और नीचे क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट चार्ज किया ना, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि उसने ड्राइंग की थी ना, क्या किया था, ड्राइंग मतलब मालिक ने देखो गुड्स निकाला था या फिर मालिक ने पैसे निकाले थे, तो जितना भी अमाउंट मालिक ने निकाला तो अब मालिक को भी देना पड़ेगा फर्म को इंटरेस्ट, ठीक है। तो हम बैंक से निकालेंगे, मालिक ने हमारे पर्सनल यूज़ के लिए बैंक से निकाले, तो बैंक भी तो इंटरेस्ट चार्ज करेगा ना। तो यानी हम जब भी, यानी एंट्री इस तरीके से कर रही है, बिजनेस को ना बिजनेस के तरीके से चलाना है, ऐसा नहीं है एक फैमिली मैटर, उसमें हमने इन्वॉल्व नहीं करना किसी का। तो मालिक भी अगर बिजनेस से पैसा निकालेगा तो उसको लिखना है, मालिक के ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाएगा तो अकाउंटेंट को हर एक चीज़ की एंट्री करनी है, यानी अकाउंटेंट यहाँ पे पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है, हर तरीके की एंट्री उसको करना ही है, किसी भी एंट्री को उसको इग्नोर नहीं करना है। तो ये सभी एंट्रीज़ हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री हैं, इनको 2-3 बार अच्छे से देखें, रिवाइज़ करें, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसी से रिलेटेड बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल एक बार उसको करेंगे, तो अच्छे से प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, कुछ क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए भी होंगे। ओके, थैंक यू।